रीजन आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी का पार्ट 3। इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी काफ़ी बड़ी है, मतलब इसमें 24 पेजेज है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड जो पार्ट्स में डिवाइड किया उसके साथ साथ ताकि समझने में भी आपको इजी रहे, तो आज हम 6 नंबर का पार्ट देखेंगे जहाँ पर है कि प्रोविज़न ऑफ ग्रांटिंग वेटेज टू परफॉर्मेंस वाइल इम्पोजिंग पेनल्टी। बेसिकली क्या है कि जब भी इंसिडेंट रेज होता है जेम पोर्टल पर, तो पेनल्टी जब भी इम्पोज होगी उसमें क्या है कि पेनल्टी में परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से पेनल्टी जो है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट डेविएशन। बिड के टाइम के डेविएशन की बात नहीं है, केवल जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद के डेविएशन है उनके बारे में अगर पनिशमेंट है वो रिड्यूस कर दी जाएगी बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ सेलर एंड एलिजिबल ड्यूज टू द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द बायर वो रिपोर्टेड द इंसिडेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, एक तो ये कि भाई आपकी क्या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रही है वो देखना है। दूसरा ये देखेंगे कि भाई आपके ऊपर जो बायर मान लो आप पे इंसिडेंट रेज कर रहा है उसी के आपके ऊपर बहुत सारे ड्यू पड़े हुए हैं, मतलब उसने पैसा पे नहीं किया हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। कि मान लो कोई और चीज़ के और कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू पैसा है तो वो भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़, उनको वेटेज देंगे। और ये जो डाटा कंसीडर करने हैं इन दोनों चीज़ों के लिए, उसके लास्ट 1 ईयर का डाटा कंसीडर करने हैं, है ना। और पर ये तभी कंसीडर होंगे जब क्या है, इसमें बहुत सारी कंडीशन है कि केस ऑफ सेलर सर्विस प्रोवाइडर टू बी कंसीडर ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशूड ऑन द जेम पोर्टल ड्यूरिंग द स्टिपुलेट पीरियड, मतलब जो लास्ट 1 ईयर में एटलीस्ट 20 कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और 2 इंसिडेंट से ज़्यादा रेज नहीं होने चाहिए लास्ट 30 कैलेंडर डेज में सेम रीजन के लिए। जिस मान लो आपका इंसिडेंट रेज हुआ डिले इन डिलीवरी का, तो डिले इन डिलीवरी का दूसरा इंसिडेंट 2 ही इंसिडेंट रेज होने चाहिए, अदरवाइज आप पे पेनल्टी रिडक्शन नहीं होगा, मतलब 2 से ज़्यादा होगा तो पेनल्टी रिडक्शन नहीं होगा, है ना। और दूसरा ये है कि यह मान लो आपके पास 20 से कम के आपके ऑर्डर होंगे तब भी नहीं होगा। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो इम्पोर्टेंट है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको इशूड हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने सो फार फुलफिल कर दिए हैं, परसेंटेज ऑफ फुलफिलमेंट रेट। अगर मान लो आपने 90% एंड अबोव फुलफिल कर दिया है तो आपका 30% रिडक्शन हो जाएगा। अगर बेस्ड ऑन, अगर मान लो अगर 90% और मोर कर दिया है पर लेस देन 80 तो 40% रिडक्शन हो जाएगा। अगर आपका परसेंटेज ऑफ फुलफिलमेंट लेस देन 90 है बट ग्रेटर देन 90 है बट 95% तो 50% रिडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो क्राइटेरिया हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीरियल नंबर 1 एंड 2 जो इन्होंने बताया हुआ टेबल 1 के लिए, वो है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल्ड अगेन विच RCRAC हैज़ बीन जनरेटेड आउट ऑफ टोटल। ये ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि सेलर इन्वॉइस अपलोड ही नहीं करते हैं, उनको मतलब ऑफलाइन पेमेंट वगैरह हो जाता है पर CRAC वगैरह सिस्टम में नहीं बनती है। जब आपसे डिलीवरी मार्क कर दोगे तो CRAC ऑटोमेटिक भी बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने इन पे तो कंट्रोल है नहीं कि आपको कितने ऑर्डर मिले, ये सब चीज़ों पे आपको इतना, वो तो बाकी सिस्टम डिसाइड कर लेगा, पर इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आपने सप्लाई किया है उसका फुलफिलमेंट जेम पोर्टल पर हो, इसके लिए। पर दूसरा इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि अगर मान लो उन केसेज में जब मान लो कि बायर अपना खुद अलग ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कर रहा है, उसकी वजह से मान लो सस्पेंसन हो रहा है, उस केस में या ग्रेव इंसिडेंट है उस केस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मान लो कि इसके अलावा दूसरा और वेटेज देते हैं कि जो ड्यूज का, एक तो परफॉर्मेंस का हो गया कि भाई कितने आपके पास ड्यूज बाकी है। तो अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन विच CRAC बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिलीवन बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस, तो मोर देन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो पेनल्टी क्या होगी, अगर 2 से ज़्यादा 2 कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे तो क्या होगा, पेनल्टी जो है 30% रिडक्शन हो जाएगा। और सब्जेक्ट टू मिनिमम एटलीस्ट 10 डेज इन केस ऑफ माइल्ड, पर यह है कि ऐसा नहीं है कि मान लो 30% रिडक्शन हो गया फिर भी ऐसा नहीं होगा कि एटलीस्ट 10 डेज माइल्ड में होगा, 15 डेज सीरियस में तो होगा ही होगा, और 20 डेज जो है सीवियर में भी होगा। पर ये जो है आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके ड्यूज पेंडिंग है तो आप पे जो है पेनल्टी का रिडक्शन होगा। और जो
अगर उन केसेज में नहीं होगा, जैसे मान लो आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं इन प्री कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफरिंग सर्विसेज विद फॉल्स फेक ऑथोराइजेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस डिक्लेरेशन ऑफ ब्रांड नेम है, मिस यूज ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का जो है आप मिस यूज कर रहे हैं, मिस डिक्लेरेशन एमआरपी गलत डाल रखी है, कंट्री ऑफ ओरिजिन गलत डाल रखे हैं, मेक इन इंडिया में कंटेंट गलत डाल रखा है, JMGTC की बेनिफिशियल ऑनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो गलत है, फॉल्स ऑथोराइजेशन है। बेसिकली जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आपकी ये शो कर रही है कि भाई आप जो है फ्रॉड कर रहे हैं, उस टाइप का चीज़ है, तो उस केस में आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऐसे इंसिडेंट जिसमें आप देखेंगे मिस डिक्लेरेशन है, ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट है, नॉन पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेज है, मॉडिफाई विड्रॉल ऑफ द बिड है, फेक डॉक्यूमेंट है, वोलेटिंग द इंटीग्रिटी पैक्ट है, फेल्स टू फर्निश परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं हो रहा है। फिर वही बात है कि ये कब एप्लीकेबल नहीं है, जब बायर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है या सस्पेंशन ऑर्डर है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके अलावा एक और चीज़ है जो प्रोविज़न है जेम पोर्टल में कि आप पे जब भी इंसिडेंट रेज हो, सब पेनल्टी होगी, आपने म्यूचुअल भी रिजोल्व करने का कोशिश करी, उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद जो है बायर से फिर रिक्वेस्ट करने का होता है ना रिकन्सिडर का, वो भी कर लिया, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद भी आप अपील कर सकते हैं। और जो अपील है वो केवल सेलर कर सकता है, और जो अपील है वो तभी करना है जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा एविडेंस है जो पहले कंसीडर नहीं किया गया था। मतलब पहले पहले वो उसमें नहीं आया है। पहले जो भी आपका जेम इंसिडेंट का डैशबोर्ड है उसमें सारी चीज़ें आप कई बार क्या आप सारी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे, तभी आप अपील कर सकते हैं। और जैसे आपकी पेनल्टी इम्पोज हो 10 डेज में, 10 डेज ये कैलेंडर डेज है, वर्किंग डेज नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और एक ही बार अपील कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जो है जेम है वो आप बायर से, सेलर से, या जो सर्विस प्रोवाइडर से क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है। अगर मान लो रिप्लाई नहीं करते हैं या प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते, तो जेम एडमिन वापस से एक्शन ले सकता है, पेनल्टी कंटिन्यू कर सकता है या क्लोजर भी कर सकता है। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि 5 दिन का टाइम देते हैं वो, जब भी क्लैरिफिकेशन पूछना है वो, जब, और ये नहीं कि जब जब तक अपील चलेगी तब तक आपका जो सस्पेंडेड है वो सस्पेंडेड ही रहेगा, जब तक अपील का कंक्लूजन नहीं होगा उसके बाद ही एक्शन होगा। और जो है अगर मान लो कि प्री कॉन्ट्रैक्ट इंसिडेंट है तो 5,000 रुपये आपके अपील के लिए लगेंगे, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देनी है, बट मिनिमम जो है 5,000 और मैक्सिमम 10,000 रुपये फीस देनी है। अगर मान लो डिसीजन जो है आपके फेवर में आता है तो वापस रिटर्न हो जाएगी, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगी। और जैसे मान लो कि उन केसेज में तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा जब डिपार्टमेंट ऑर्डर जो है जो है कि मिनिस्ट्री ने दिया है या किस टाइप का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने दिया है। अगर मान लो कि इसमें 9 वाला क्लोज हम और देख लेते हैं, वो ये है कि अगर मान लो सेलर और सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर की तरफ से सस्पेंडेड है तो सभी बायर के लिए सस्पेंड होगा जेम पोर्टल पर, ये ध्यान रखना है। जबकि बायर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है तो उस बायर ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक होगा। एक तो जेम की इंसिडेंट वाली बात है, एक और अलग से मान लो उन्होंने इंटरनल डिपार्टमेंट किया है उसके बारे में ये बता रहे हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। आगे हम उसका पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।